वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है प्रोग्राम एंड अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट यानी कि मॉडरेट्स। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले का जो चैप्टर था वहां पर हमने देखा कांग्रेस का फॉर्मेशन, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये। अब कांग्रेस जो थी वो नेशनल मूवमेंट के लिए तो बन गई। अब इसमें आगे का प्रोसेस किस तरीके से होता है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी जब बनी तो कहीं भी देखे हर तरह की सोच के लोग होते हैं। कुछ चाहते हैं कि जो काम हमारा है वो पीसफुली तरीके से हो जाएगा, नहीं भी हो रहा है तो अपने पीस का जो रास्ता है कि पीसफुली काम कर लिया जाए उसको वो छोड़ते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ है, ठीक है पीसफुली काम करेंगे, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है तो वो दूसरे रास्ते को भी अडॉप्ट करते हैं, यानी कह सकते हैं साम दाम दंड भेद वाला तरीका, ठीक है। तो हम देखिए, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, इसमें जिस तरीके के लोग आए थे तो उनका विश्वास था कि हम अपनी डिमांड्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और फिर गवर्नमेंट जो है वो हमारी बातों को सुनेगी, हमारी डिमांड्स को वो पूरा करेगी, लेकिन हमें अपनी बातें जो हैं वो मेजर ओपिनियन जो है उसके साथ उनके सामने रखना होगा। उनकी ये सोच थी कि भाई अपनी मांग रखेंगे और वो पूरी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। फर्स्ट, जिन्हें कि उदारवादी भी कहा गया, या फिर कह सकते हैं जिन्हें हम मॉडरेट्स के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं उन्हें हम अर्ली नेशनलिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरे जो आते हैं वो होते हैं गर्मपंथी यानी कि असर्टिव। इनको हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग जो मॉडरेट्स रहे यानी अर्ली नेशनलिस्ट उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द अर्ली नेशनलिस्ट जिनको कि कहा गया मॉडरेट्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो चीज हमें समझना आसान हो जाता है। उसी तरीके से हमारा जो नेशनल मूवमेंट रहा उसे 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज जो कि आता है आपका कांग्रेस के फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, यानी 1885 से स्टार्ट होता है 1905, ठीक है। फर्स्ट फेज 1885 से 1905, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। फिर है सेकेंड फेज जो आता है 1905 टू 1919। उसके बाद आता है थर्ड फेज जो आता है आपका 1919 से फाइनली जब हमें आज़ादी मिलती है यानी कि 1947 तक, ठीक है। तो ये 3 फेज जो है, इसमें नेशनल मूवमेंट को डिवाइड करके पढ़ना हमारे लिए, समझने के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट फेज रहा यानी 1885 से 1905 का टाइम पीरियड या फेज, उसे हम अर्ली नेशनलिस्ट फेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस की जो बागडोर थी वो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उनके हाथों में थी। जैसे कि हम बात करें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.सी. बनर्जी, उसके अलावा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी बोस एक्सेट्रा, इनके हाथों में उस समय में कांग्रेस की बागडोर थी। इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हमारी डिमांड्स थी, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। इनका मानना था कि हम अपनी डिमांड्स जो है वो पीसफुली तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो गवर्नमेंट हमारी बातें जो है वो मानेगी। यानी कि कह सकते हैं जो डिमांड्स थी, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको पूरा करने के लिए इन्होंने पीसफुली तरीके और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो थे उनको अडॉप्ट किया, उसी तरीके से अपना काम किया। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज कि फ्रेंडली थे ब्रिटिश से, ठीक है, फ्रेंडली थे ये ब्रिटिश से, एजुकेटेड लोग थे, इसलिए देखा जाए तो इनका पूरा कह सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न कल्चर था या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस थे वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। इनके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न जो थॉट रहा, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न एजुकेशन एंड हिस्ट्री, इसका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा। इनका पूरा कह सकते हैं बिलीफ था जो ब्रिटिश जस्टिस रहा, या कह सकते हैं फेयर प्ले,
ठीक है। इसके अलावा ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि इनका मानना था कि भाई जो हमारी डिमांड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर हम सही तरीके से रखते हैं तो जो ब्रिटिश हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे, जस्टिस करेंगे, वो भी कैसे, फेयर प्ले तरीके से थे, ठीक है। तो ऐसा इनका विश्वास था। तो जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका ये भी मानना था कि भाई जो ब्रिटिश हैं अगर वो हमारी विल को जानेंगे तो वो हमें होम रूल दे देंगे। होम रूल का क्या मतलब है, जैसे जब कोई कंट्री जो है दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज करके रखती है तो उस कंट्री का क्या रहता है, जिसको कॉलोनाइज करके रखा है उस कंट्री पर शासन रहता है, ठीक है। अब क्या है कि उसने अपना शासन हटा लिया, जिसकी कंट्री है वही लोग जो है उस कंट्री के जो सिटीजन है वही वहां पर रूल कर रहे हैं, इसे कहते हैं होम रूल, ठीक है। तो उनका ये मानना था, जैसे कह सकते हैं कि क्या ब्रिटिश जो थे वो इन चीज़ों से अनजान थे, लेकिन फिर भी उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश जो है जब वो हमारी विल को जानेंगे तो वो हमें होम रूल दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर जो ब्रिटिश थे, अब देखिए 1857 का जो मूवमेंट था उससे क्या था, जो ब्रिटिश थे एक बार डर तो जरूर गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। इसीलिए तो यहाँ पर क्या था कि कंपनी से शासन जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन जो था उसके अंडर में आ गया था। तो उनको ये था कि भाई डर है, इसलिए समय समय पर क्या है कि समय समय पर कुछ ना कुछ जो उनकी तरफ से प्लेज किए जाते थे उस पर ये लोग फेथ कर लेते थे। जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे हमारा कोई फ्रेंड ही हो, वो क्या है कुछ कहे कि नहीं नहीं अब से मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, हम लोग क्या है उस पर फेथ कर लेते, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने फिर से वही चीज़ किया, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जैसे इलेक्शन वाला टाइम होता है, बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं कुछ अपने वादे करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फेथ करके उनको वोट कर देते हैं। इसके बाद वो वादे पूरे नहीं होते, दोबारा से क्या है उन्होंने फिर से अपने वादे वही वाले रखे और हम लोग फिर से उनके ऊपर फेथ किया और फिर से हमने उन्हें वोट कर दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ब्रिटिश थे वो समय समय पर उनके द्वारा जो प्लेज किए जाते थे उस पर भी ये विश्वास कर लेते थे। इसके अलावा जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो बिलीव करते थे ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल्टी, उनका मानना था कि भाई हमें ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल रहना चाहिए और इसीलिए दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने ऐसा बोला भी था कि भाई हम सभी को ये डिक्लेयर करना चाहिए कि हम सभी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के लिए क्या है, ब्रिटिश क्राउन को उन्होंने बैकबोन की तरह माना, तो उन्होंने बोला भाई जो बैकबोन है उसके लिए हम क्या होंगे, हम लॉयल रहेंगे। बैकबोन क्यों माना, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था, देखिए बैकबोन क्यों कहा ब्रिटिश रूल को, क्योंकि ऐसा मानना था उनका कि ब्रिटिश रूल जो है उसने हमें क्या किया है, मजबूती दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंसीडर करते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो हमारे लिए बून है, यानी कि वरदान है, कोई अभिशाप नहीं है। ऐसा वो क्यों मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश जो रूल है इसके आने की वजह से ही हमारी जो सोसाइटी रही, हमारा जो कल्चर रहा, उसमें जो डिफेक्ट्स थे, उसकी जो बुराइयां थी, उसको दूर करके इन्होंने एक अच्छा भारत जो है वो हमारे सामने लाया है। इसलिए उनका मानना था कि इंग्लैंड क्या है, वो हमारे लिए एक वरदान है। तो अर्ली नेशनलिस्ट जिनको कि हम लोग मॉडरेट कहते हैं, ऐसा इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है, आइए समझते हैं। रीजंस व्हाई द अर्ली कांग्रेसमैन वर कॉल्ड मॉडरेट्स, तो अर्ली कांग्रेसमैन कहते हैं या अर्ली नेशनलिस्ट कहते हैं कि उनको हम मॉडरेट क्यों कहते हैं। अगर उन्हें मॉडरेट कहते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई जो उनके तरीके थे कि भाई पीसफुली तरीके से अपनी चीजों को हमें मनवाना है, तो जो उनके तरीके थे उसी के बेस पर हम लोग उन्हें मॉडरेट कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। फर्स्ट जो था, उनकी जो डिमांड्स थी वो एक्सट्रीम नहीं थी, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी, डिमांड का जो नेचर था वो कैसा था, वो मॉडरेट था, इसलिए मॉडरेट कहते हैं। दूसरा, मेथड ऑफ द स्ट्रगल, ठीक है, वर मॉडरेट, स्ट्रगल का जो मेथड था वो भी मॉडरेट था। तीसरा, उनका फेथ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, फेथ था, तो उनका ऐसा मानना था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उससे हम अपनी बातें कहेंगे और वो हमारी बातों को मान जाएंगे, हमारी जो डिमांड्स हैं उनको वो मान जाएंगे, तो इसलिए उनके जो तरीके भी थे वो मॉडरेट थे और इसी वजह से वो मॉडरेट कहलाए। चलिए नेक्स्ट है प्रोग्राम एंड डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट के प्रोग्राम एंड डिमांड्स क्या थे ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, ब्रिटिश जो थे वो पूरी तरह से यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की पॉलिटिक्स सब अपने हाथों में उन्होंने ले रखा था, जहाँ पर जो कि अपने अकॉर्डिंग ही वो हैंडल कर रहे थे। तो यहाँ पर ये था कि भाई अगर तुम्हारे हाथों में है भी, लेकिन यहाँ पर रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो देखा जाए तो
इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है इसको बेस बनाते हुए पहला यहाँ पर एम था कि जो इंडियन है उनको यूनिफाई किया जाए, एक साथ ला जाए। डिमांड देखिए किसी के सामने रखनी तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो इंडियन है उन्हें यूनिफाई किया जाए। उसके बाद ये फॉर्मेशन जो है, ठीक है, उसको बेस बनाते हुए क्या किया जाए कि फॉर्मेशन इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन जो है इसकी डिमांड रखी जाए। ठीक है, तो दो तरीके की डिमांड इन्होंने रखी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन, दूसरा इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन, जो कि दोनों ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट है उसमें हम इंडियन की भागीदारी ज़्यादा हो, यानी कि लार्जर शेयर हो। ठीक है, अर्ली नेशंस वांटेड लार्जर शेयर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल जब यहाँ पर था तो उनकी गवर्नमेंट में क्या था, उन्हीं के लोग जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, अब क्या था कि भाई हमारी कंट्री है तो हमारा शेयर जो है वो इसमें ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी डिमांड मतलब इसके अलावा उनका कहना था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें क्या किया जाए, उसका एक्सपेंशन किया जाए। उसको जब बढ़ाया जाएगा तो हमारी जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन किया जाए, पहली चीज़। दूसरा, और साथ ही साथ रिफॉर्मेशन किया जाए। भाई जिस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं वो नहीं, उसको क्या किया जाए, उसमें और सुधार किए जाए। अच्छा, इसके अलावा उनका कहना था कि मेंबरशिप जो इसकी है, ठीक है, यानी कि काउंसिल की जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, वो इलेक्टेड हों, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से नहीं रखे, उसको लोग, पब्लिक जो है, सिटीजन जो है वो इलेक्ट करें। तब क्या है, ज़्यादा भरोसे की चीज़ रहेगी कि भाई हमने जिसे चाहा उसे हम इलेक्ट किए, या फिर कह सकते हैं पब्लिक की डिमांड भाई जो पूरी कर रहा है तो पब्लिक उसी को बुलाएगी, जैसा कि अभी आज के टाइम में है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के सामने, ठीक है, कह सकते हैं गवर्नमेंट के सामने उन्होंने डिमांड रखी, किसकी, कि स्वराज, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, क्लेम ऑफ स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी कि हमें स्वराज चाहिए, यानी कि अपना राज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो चाहिए। चलिए बच्चों, सेकंड देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जब ब्रिटिश रूल था सबसे बुरी कंडीशन जो थी वो यहाँ के फार्मर्स की थी, क्योंकि फसल तैयार हो रही है नहीं हो रही उससे मतलब नहीं था, बट उनके ऊपर टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा था, लैंड रेवेन्यू जो था वो उनसे बहुत ज़्यादा वसूला जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी होती जा रही थी। तो सबसे पहली डिमांड थी कि लैंड रेवेन्यू जो है उसको कम किया जाए। ठीक है, तो रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू ये उनकी डिमांड थी। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट किसका, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो इंडिया में लग रही थी, इंडिया की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने डिमांड रखी कि भाई यहाँ पर क्या किया जाए कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। साथ ही साथ जो स्वदेशी गुड्स है, ठीक है, उन्होंने वकालत की, या फिर कह सकते हैं उन्होंने पक्ष लिया, फेवर लिया कि जो स्वदेशी गुड्स है उनका यूज़ किया जाए और फॉरेन गुड्स जो है उनका बायकॉट किया जाए। जाहिर सी बात है, जब हम क्या करेंगे, स्वदेशी गुड्स जो है वो यूज़ करेंगे, या फिर कह सकते हैं फॉरेन गुड्स जो है उसका हम बायकॉट करेंगे, तो भाई हमें अपनी चीज़ें तो चाहिए, तो हम किसकी ओर जाएंगे, हम जाएंगे स्वदेशी गुड्स की तरफ। जब हम स्वदेशी गुड्स की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी उन्होंने यहाँ पर डिमांड रखी। इसके अलावा बेसिक चेंज इन द एग्जिस्टिंग पैटर्न, जो पैटर्न चल रहा था किसका, खर्च कहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, आर्मी पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। जो ब्रिटिश थे उनके रहन सहन, उनके जो खर्चे थे उस पर खर्च हो रहा था। यहाँ की वेल्थ जो थी वो भेजी जा रही थी इंग्लैंड। ठीक है, तो जो पैटर्न चल रहा था खर्च करने का, साथ ही साथ टैक्सेशन का, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई इसको क्या किया जाए, इसको चेंज किया जाए। इसके अलावा उनकी डिमांड थी कि जो सॉल्ट है, ठीक है, उस पर से टैक्स जो है वो हटाया जाए। सॉल्ट पे से टैक्स हटाया जाए, क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो है वो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर इस पर टैक्स होगा तो वो क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। अब देखिए, हम बात करें, कपड़े जो है वो बहुत महंगे हैं, जो गरीब है उनको कपड़े मिले
या नहीं भी मिले तो भी वो काम चला लेंगे, कोई उनके पास पुराने कपड़े हैं, ज़रूरी नहीं कि वो क्या करेंगे, नए कपड़े जाके खरीदेंगे। लेकिन सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही बेसिक है, जो कि हर कोई जो है वो डेली यूज़ करता है, अमीर है गरीब है जो भी है, लेकिन वो जो है डेली सॉल्ट का यूज़ करता है। तो उस पर अगर टैक्स है तो वो क्या है, एक एक्स्ट्रा बर्डन है गरीब लोगों के ऊपर, इसलिए डिमांड थी कि सॉल्ट पे से टैक्स हटाया जाए। देखिए महात्मा गांधी जब सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने शुरू किया था, उस दौरान उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को ही सबसे पहले ब्रेक किया था। वहां पर सॉल्ट को ही उन्होंने इसीलिए चुना था कि सॉल्ट जो है वो बेसिक चीज है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो साथ आएंगे, इसलिए। ठीक है, रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन द आर्मी। ठीक है, आर्मी पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, तो डिमांड थी कि आर्मी पे जो खर्च हो रहा है उसको बचाया जाए, जब वो बचेगा उसको कम किया जाए, जब वो बचेगा तो उस बची हुई राशि से जो इंडियंस हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, क्योंकि भाई हर तरीके से क्या थी, प्रॉब्लम हमें हो रही थी। ठीक है, तो उसमें सुधार किया जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक ड्रेन जो हो रहा है इंडिया का, उसको स्टॉप किया जाए। जैसा अभी हम लोगों ने समझा कि भाई आर्मी जो थी उस पर खर्च किया जा रहा था, जो ब्रिटिश थे अपने ऊपर खर्च कर रहे थे, यहाँ की वेल्थ जो थी अपनी कंट्री को भेज रहे थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक ड्रेन जो है उसे क्या किया जाए, उसे स्टॉप किया जाए। अब देखते हैं थर्ड है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिफॉर्म्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिफॉर्म्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जिसकी की डिमांड रखी गई। सबसे पहला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसका इंडियनाइजेशन किया जाए, यानी कि पहले क्या था, मतलब इस समय तक क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी वहां पर कौन होता था, वहां पर ब्रिटिश होते थे। अगर इंडियन जो एजुकेटेड इंडियन थे, अगर उनको सर्विस में रखा भी जाता था तो उनको लोअर पोस्ट दी जाती थी, हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी। तो डिमांड ये की गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है उनका इंडियनाइजेशन किया जाए, यानी जो इंडियन एजुकेटेड इंडियंस हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाए कहाँ पर, हायर पोस्ट पर। अभी तक क्या था, सिर्फ लोअर पोस्ट पर उनको अपॉइंट किया जाता था। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा सिविल सर्विसेज जो है, ठीक है, उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको भी क्रिटिसाइज यहाँ पर किया गया, उस पर होने वाला खर्चा, यानी कि अभी हम लोगों ने समझा, पहले भी समझा था कि जो सिविल सर्विसेज थी वहां पर कौन थे, वहां पर ब्रिटिश थे, जो कि बहुत ज्यादा पेमेंट उनको की जाती थी, उनकी जो सैलरी थी वो बहुत ज्यादा होती थी। वो कहाँ से जाती थी, इंडिया से ही जाती थी। ठीक है, तो इसलिए डिमांड की गई कि जो इसका खर्चा है उसे क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, और डिमांड की गई कि उसे कम किया जाए। डिमांडेड रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी समझा था कि आर्म एक्ट जो है, ठीक है, उस आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट जो है इसके लिए डिमांड हुई कि इसको रिपील किया जाए, इसको हटाया जाए। और इसके अलावा डिमांड ये भी हुई कि भाई जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है वो दोनों क्या थे, एक साथ थे, तो इनका सेपरेशन किया जाए। जैसे आज के टाइम में हम देखें, जो हमारी जुडिशरी है वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, उस पर किसी एग्जीक्यूटिव या फिर कह सकते हैं लेजिस्लेटिव किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, यही होना चाहिए भाई, यही होगा तभी क्या है, सभी को फेयर जस्टिस जो है वो मिल पाएगा। तो इसलिए डिमांड हुई कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है इनका सेपरेशन किया जाए। अच्छा, इसके अलावा उनकी डिमांड थी कि इंग्लैंड में जो सिविल सर्विसेज होती हैं और इंडियन सिविल सर्विसेज जो है, ये दोनों एग्जामिनेशन जो है वो साथ कराए जाए। भाई यहाँ पर क्या था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, यहाँ पर अपर पोस्ट में क्या था, इंग्लैंड के लोग ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड थी कि इन दोनों जगहों का एग्जामिनेशन जो है वो साथ कराया जाए। इसके अलावा डिमांड क्या थी कि प्राइमरी और हायर टेक्निकल एजुकेशन जो है, ठीक है, कि टेक्निकल एजुकेशन जो है प्राइमरी और हायर लेवल दोनों पर दिया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या है, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दोनों लेवल पर मिल गई। किसी को अपना काम शुरू करना है, अगर उसने एजुकेशन जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है लेकिन प्राइमरी लेवल पर उसको टेक्निकल एजुकेशन मिली तो अपना काम जो है वो शुरू कर सकता है या कहीं पर भी काम पा सकता है। हायर लेवल पे मिल गई तो हायर लेवल का काम टेक्निकल फील्ड में वो करेगा। तो इसलिए डिमांड थी कि इस तरीके की फैसिलिटी की जाए कि हायर और प्राइमरी दोनों ही लेवल पर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दी जाए, जिससे कि जो इंडियन है उनकी प्रोग्रेस हो सके। इसके अलावा उन्होंने अर्ज किया, ठीक है, अर्ज द डेवलपमेंट ऑफ
बैंकिंग, इरिगेशन, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज जो है, ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो फैसिलिटीज है इनका डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। रिफॉर्म इन द पुलिस सिस्टम जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा था, कभी भी किसी के भी साथ कैसा भी व्यवहार कर दिया जा रहा था। तो यहाँ पर जरूरत थी कि पुलिस सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्मेशन किया जाए ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो सके। इसके अलावा डिमांड थी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अभी भी हम लोगों ने इसको समझा था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है इनके सेपरेशन की, कंप्लीट सेपरेशन की डिमांड की गई कि भाई ये दोनों जब एक दूसरे से अलग रहेंगे तो जुडिशरी जो है वो अपने तरीके से काम करेगी, जैसे कि कभी भी मनमाने ढंग से कोई भी एक्ट ला दिए जा रहे हैं। जैसे हमने देखा वर्नाक्युलर एक्ट जो था वो ला दिया गया, प्रेस एक्ट, जिसमें क्या था, जो वो एक्ट किसके लिए था, सिर्फ इंडियंस के लिए था, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि आर्म्स एक्ट लाया गया, ये भी किसके लिए था, इंडियंस के लिए था, ठीक है। तो जबरदस्ती मनमाने तरीके से इंडियंस पे कोई भी एक्ट जो थे वो लगा दिए जा रहे थे। इसलिए यहाँ पर डिमांड ये जरूरी थी कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जो है इनका सेपरेशन हो। फोर्थ है डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स जो थे उसके डिफेंस के लिए भी डिमांड की गई। देखिए क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी वो नहीं थी लोगों के पास, ठीक है, कि आप कोई भी स्पीच जो है अपने मनमाने तरीके से नहीं दे सकते। प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो अब क्या था कि ये सारी चीजें जो है ये स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए, इसके लिए लिबर्टी होनी चाहिए। इस पर क्या था, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, ठीक है, जिसकी कि लोगों ने बहुत ज्यादा जिसको अपोज किया, विरोध किया, जिसकी वजह से 1897 में बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे अदर लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनपे आरोप ये लगाया गया कि भाई इन्होंने क्या किया है, प्रोवोकिंग स्पीच दी है, लोगों को भड़काने वाली स्पीच दी है, जिसके लिए अरेस्ट कर लिया। अब इसमें क्या था, पूरी कंट्री जो थी, कंट्री के लोग जो थे उनके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी आई, सभी लोग इसके लिए साथ में आए और यहाँ पर मूवमेंट जो थे, आंदोलन जो थे वो इसके लिए करने लगे। क्यों? क्योंकि अब हमारी लिबर्टी जो थी वो पूरी तरह से, देखिए लिबर्टी तो हमारे पास रह नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन क्या था, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमारा प्रेस जो है वो कुछ लिख नहीं सकता, तो ये सारी चीजें भी जो थी वो हमसे छिन गई थी। इसलिए पूरी कंट्री जो थी वो अब विरोध में सामने आई। चलिए बात करते हैं मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनके मेथड क्या थे? तो अर्ली नेशनलिस्ट के मेथड जो थे वो जिस तरीके से उनको नाम दिया मॉडरेट, उसी तरीके के उनके मेथड थे। यानी वो विश्वास रखते थे किसी भी चीज के लिए, अपनी डिमांड है, रिफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं उसके लिए वो बिलीव करते थे किसमें, पेशेंस में, कि भाई पेशेंस रखेंगे धीरे धीरे काम जो है वो हो जाएगा। कॉन्सिलिएशन, ठीक है, कॉन्सिलिएशन कि उनका विश्वास था कि बातचीत से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा कि कन्फ्रंटेशन जो था इसमें उनका बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, यानी कि कोई भी चीज है उसके लिए फाइट उसका सोल्यूशन नहीं है, टकराव जो है वो उसका सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन क्या है? पेशेंस एंड कॉन्सिलिएशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उनका बिलीव था किसमें, ऑर्डरली प्रोग्रेस, कि भाई पता है कोई भी काम जो है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, कि प्रोसेस के ऑर्डरली प्रोसेस होता है वहां पर, ऐसा नहीं कि मैंने बोला और बात जो है वो तुरंत पूरी हो जाएगी। तो एक पेशेंस रखने का ये भी तरीका होता है ना कि हमें पता होता है कि चीजें जो है वो प्रोसेस के साथ होंगी, ठीक है, तो ये इनके अंदर थी, इस पे ये बिलीव करते थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन जो था, ठीक है, इस पर इनका बिलीव था। अच्छा, इसके अलावा बात करें कि एनुअल सेशन, ये लोग क्या करते थे, एनुअल सेशन जो था वो अपना ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ पर सभी लोग जो है वो इकट्ठा होते थे, बाकायदा वहाँ पर बातचीत होती थी कि भाई लोगों को एजुकेट किया जाता था, लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, भाई अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे, ठीक है, कोई कहीं बैठा है किसी स्टेट में, कोई किसी स्टेट में, तो सभी लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा होते थे, उन्हें एजुकेट किया जाता था, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो उनके अंदर लाई जाती थी, उस तरीके की बातें जो थी वो समझाई जाती थी। इसके अलावा क्या होता था कि एक पावरफुल पब्लिक ओपिनियन जो है वो तैयार हो सके, उसके लिए एनुअल सेशन जो था वो ऑर्गेनाइज किया जाता था, जहां पर सभी लोग जो है वो साथ में आए, बातचीत हो, अपने जो थॉट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने अपनी जो डिमांड्स थी उसके लिए प्रोसेशंस यानी कि जुलूस निकालना, मीटिंग्स, स्पीचेस, डिस्कशन, ये सारी चीजें करते थे। डिस्कशन के बाद
रिजोल्यूशन, जैसे रिजोल्यूशन हम कहते हैं ना कि बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, रिजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह हो गई, उसके बाद रिजोल्यूशन जो थे वो लिए जाते थे। अच्छा, इसके अलावा अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो क्या करते थे, उनके मेथड जब हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो अपनी जो डिमांड्स हैं, ठीक है, पिटिशन जो थी वो ड्राफ्ट करते थे, यानी एक तरीके से डिमांड जो है वो तैयार करना, ठीक है, मेमोरेंडम जो है उसके लिए वो तैयार करना। जैसे भाई कोई भी चीज़ है, हमने कहा और सुन लिया कि इस तरीके, उसको बाकायदा लिखित में देना प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो मेमोरेंडम जो है वो सर बाकायदा बनाकर और तब गवर्नमेंट के पास वो पहुंचाते थे कि भाई, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना कि ऑर्डरली प्रोसेस में वो फेथ करते थे, विश्वास, बिलीव करते थे। तो इस तरीके से वो उनके मेथड थे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि अपनी जो फीलिंग थी उसको चाहा कि भाई वो फीलिंग जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे, गवर्नमेंट तक फीलिंग पहुंचेगी तो गवर्नमेंट को उस बारे में पता चलेगा, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने ऑफिशियल्स को उसी तरह ऑर्डर देगी, फिर ऑफिशियल्स जो है वो उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इसलिए ये चाहते थे कि इनकी फीलिंग जो है वो गवर्नमेंट तक कन्वे हो। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, तो ब्रिटिश पब्लिक जो है वो कैसे जाने चीज़ों को, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो और अच्छे से कैसे जाने, इसके लिए इन्होंने अपने डेलीगेट्स कह सकते हैं या कह सकते हैं जो लीडिंग इंडियन नेशनल लीडर्स थे, ठीक है, इनके डेलीगेट्स या डेप्यूटेशंस जो थे उनको भेजा गया, ठीक है, उनको भेजा गया कि भाई लोग जो है उनके बारे में ज़्यादा जान सके, ठीक है, तो उस चीज़ों को ज़्यादा जान सके, इसके लिए इनको इंग्लैंड भेजा गया। इसके अलावा 1889 में ब्रिटिश में इन्होंने INC की ब्रिटिश कमेटी जो थी वो इस्टेब्लिश की। इसी के सदस्य दादा भाई नौरोजी जो थे, अपने लाइफ के मेजर पार्ट इन्होंने यहीं पर बिताए। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, किस तरीके की रॉन्ग पॉलिसीज जो थी, ठीक है, गवर्नमेंट की जो रॉन्ग पॉलिसीज जो थी उनको अपोज करने के लिए इन्होंने प्रेस का भी सहारा लिया, अपनी बातें जो थी या कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन जो था उसको कलेक्ट करने के लिए भी प्रेस का यूज किया। अब हम बात करते हैं उनके बिलीव्स अभी हम लोगों ने समझे थे। वही सबसे पहली चीज कि उनका पूरा फेथ था या वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशन और पीसफुल मीन्स में, कि जो भी चीजें हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी डिमांड जो है वो रखेंगे और वो मानी जाएंगी, उसके लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रेडी टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल, अपनी डिमांड्स के फुलफिल होने के लिए लंबे समय तक वेट करने के लिए भी वो तैयार थे। लेकिन वही चीज कि अभी हम लोगों ने समझा पीसफुल तरीके से, कि डिमांड जो है हम मनवाएंगे पीसफुल तरीके से, उसके लिए चाहे हमें लंबा वेट करना पड़े। चलिए बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनकी अचीवमेंट्स की बात करेंगे। तो अचीवमेंट्स की अगर बात देखें तो कुछ लोग जो है वो इन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो ब्रिटिश के सपोर्टर थे, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं पाई, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनके लिए कहा जाता है कि ब्रिटिश उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, ठीक है, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्या केवल यही सच्चाई है? नहीं, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो ब्रिटिश के बिग सपोर्टर थे, लेकिन साथ ही साथ ब्लाइंड सपोर्टर नहीं थे। जहां पर भी रॉन्ग पॉलिसीज थी वहां पर उन्होंने अपोज किया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, कॉन्स्टेंटली वर्क, लोगों के अंदर यूनिटी लाने के लिए कि भाई सभी लोग जो है वो एक नेशन के हैं, ऐसी फीलिंग जो थी वो लाने के लिए इन्होंने लगातार काम किया। जो इंडियन थे उनको एजुकेट किया, ठीक है, उनको एजुकेट किया, साथ ही साथ उनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो थी ये डेवलप की कि भाई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या होती है, किस तरीके से हम सभी एकजुट हो सकते हैं, जो पावर है वो अपने हाथ में होनी चाहिए, इस तरीके की कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर लाई। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एजिटेशन एंड स्ट्रगल, इसकी लोगों को ट्रेनिंग दी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल फीलिंग, ठीक है, इसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी। देखिए सुपर स्ट्रक्चर तो चलिए बाद में बना कि सभी लोग जो है साथ में आए, फाइट किए, और फाइट जो थी वहां पर बहुत जरूरी थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि भाई ब्रिटिश जिस तरीके के थे ऐसा नहीं था कि वो आसानी से मान जाते, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से अगर हम सोचें कि वो मान जाते तो नहीं। हाँ, फाइट वहां पर जरूरी थी, जिन्होंने फाइट की तो आज़ादी दिलाई,
ठीक है, लेकिन उसकी मेन जो फाउंडेशन थी वो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ही रखी, तभी आगे जाकर सुपर स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनके इंपॉर्टेंट अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनके कंट्रीब्यूशन की, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारे नेशनल मूवमेंट में या फिर हमारी आज़ादी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, एस.एन. बनर्जी हो गए, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस रानडे, बदरुद्दीन तैयब जी, पंडित मदन मोहन मालवीय एक्सेट्रा, ये सारे क्या थे, हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे। ठीक है, या इंपॉर्टेंट अर्ली नेशनलिस्ट थे। इनमें कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1825 टू 1917। दादा भाई नौरोजी जिनको कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन, ध्यान रखना है, द ग्रैंड ओल्ड मैन का टाइटल किसको दिया गया है, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जिनका कि जन्म हुआ था मुंबई में एक पारसी फैमिली में, उस समय का बॉम्बे, ठीक है, तो बॉम्बे में एक पारसी फैमिली में 1825 में इनका बर्थ हुआ था। देखा जाए तो नेशनल मूवमेंट जो रहे वहां पर इनका एक्टिव पार्ट था, बराबर ही उसमें ये लगातार सक्रिय थे। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC के प्रेसिडेंट ये चुने गए 3 बार, 1886, उसके बाद 1993 और 1906। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक बड़ी अचीवमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन मेंबर थे ये। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो कि फर्स्ट इंडियन मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, तो ध्यान रखना है ब्रिटिश पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे, दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने फाउंडेशन रखी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ठीक है, कांग्रेस फॉर्मेशन दौर के दौरान हम लोग इसके बारे में देखे थे, है ना, वहां डिस्कस हुआ था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था इसकी इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, जो कि इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी ब्रांचेस जो थी अदर सिटीज में भी खोली गई, जैसे कैलकाटा आज का कोलकाता, बॉम्बे आज का मुंबई, एंड मद्रास आज का चेन्नई। ठीक है, तो ये पुराने टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए नाम जो है वो पुराने वाले ही हम लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, तो इन जगहों पर इनकी ब्रांचेस जो थी वो खोली गई पॉपुलैरिटी की वजह से। हाई पोस्ट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, एट्रोसिटीज ट्रीटमेंट ऑफ जमींदार्स। ठीक है, ये क्या है, इसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया था। ठीक है, इसके खिलाफ मूवमेंट इन्होंने चलाया था। हाई पोस्ट क्या हो गया, इंडियन एजुकेटेड जो लोग थे उनको कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें जगह दी जाएगी, उनको अपॉइंट किया जाएगा, होता भी यही था, लेकिन उनको सिर्फ लोअर क्लास जो पोस्ट होती थी वहां पर ही अपॉइंट किया जाता था। अपर पोस्ट जो होती थी वहां पर ये ब्रिटिशर्स ही होते थे। तो इसके खिलाफ मूवमेंट चलाया गया कि भाई अगर हमें एजुकेशन मिल रही है, हम एजुकेटेड हैं, तो हाई पोस्ट जो है उस पर हम इंडियन का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, डिटेल में हम लोग इसको समझ चुके हैं। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, ठीक है, तो जो लोकल न्यूज़पेपर थे या कह सकते हैं रीजनल न्यूज़पेपर थे, उन पर रोक लगा दी गई थी, उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, एट्रोसिटीज ट्रीटमेंट ऑफ जमींदार्स जो थे उनका बिहेवियर फार्मर्स के साथ बहुत बुरा था, उनसे वो ज़बरदस्ती काम करते थे, उनको काम के अकॉर्डिंग अमाउंट भी नहीं मिलता था, उनको मारते पीटते भी थे, उनकी ज़मीन भी जब्त कर लेते थे। तो जो इस तरीके का उनका अत्याचारी व्यवहार था, एट्रोसिटीज़ उनकी जो थी, उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्वराज। तो कांग्रेस फॉर्मेशन के दौरान ही फिक्स हुआ था कि कांग्रेस की मीटिंग या कह सकते हैं कांग्रेस का सेशन जो है वो हर ईयर होगा, अलग अलग सिटीज में होता था। तो 1906 का जो कांग्रेस सेशन था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था कैलकाटा में। ठीक है, वहां पर इस सेशन में प्रेसिडेंटशिप किसकी थी, दादा भाई नौरोजी की ही प्रेसिडेंटशिप थी, इनकी ही अंडर में, इनकी प्रेसिडेंटशिप में ही पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से स्वराज की डिमांड करने वाले दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, बायकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स रहे, सेल्फ गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट हो, बायकॉट जो फॉरेन गुड्स हैं उनका बायकॉट, स्वदेशी अपने कंट्री की चीजें जो है उनका यूज करना, नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये 4 रेजोल्यूशन थे जो कि दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंटशिप में ही कांग्रेस के द्वारा ये एक्ट जो थे वो पास किए गए। ठीक है, नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखना है ये क्या है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के द्वारा उन्होंने बताया है कि जो ब्रिटिश हैं वो किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं,
इंडिया की गरीबी का कारण क्या है, ये सारा कुछ उन्होंने इसमें बताया है कि किस तरीके से यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ की जो इकॉनमी है, उसका ये ब्रिटिश जो है वो वो उसका यूज़ कर रहे हैं और यहाँ की जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने बाकायदा अपनी बुक में बताया है। दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 92 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। इतने सारे मूवमेंट चलाया इन्होंने, पार्टिसिपेशन इनका हम लोग देखें कितने सारे मूवमेंट्स में रहा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंडियन नेशनलिज्म में इनका जो पार्टिसिपेशन रहा। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें देखकर हम कह सकते हैं ये एक सच्चे देशभक्त थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने इनके बारे में इसीलिए कहा था, अगर मनुष्य में कहीं ईश्वर है, अगर मनुष्य में कहीं ईश्वर है तो वो दादा भाई नौरोजी में ही है। चलिए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी कि एसएन बनर्जी। ठीक है, 1848 टू 1925। ठीक है, 1848 टू 1925 इनका टाइम पीरियड था। हम लोग बात करें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था नेशनल मूवमेंट में, ये एक्टिव पार्ट के रूप में ये थे। अब इनका जन्म जो है वो जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था बंगाल में, बंगाली फैमिली में 1848 में। ठीक है, 1848 में बंगाल में इनका जन्म हुआ था। एक ग्रेट पैट्रियट थे, ग्रेट स्पीकर थे, ग्रेट जर्नलिस्ट थे, ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, ग्रेट ऑर्गेनाइजर थे, साथ ही साथ जो ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, ठीक है, उसके खिलाफ एक ग्रेट एजिटेटर भी थे। ब्रिटिश जो थे उनकी जो गलत पॉलिसीज थी उनके खिलाफ इन्होंने कई सारे मूवमेंट जो थे वो भी चलाए थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल एजिटेटर भी थे। नेक्स्ट फाउंडेशन इन्होंने रखी थी, जो ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी उनका गलत ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी उनका विरोध करने के लिए इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इंडियन एसोसिएशन की 1876 में। ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी थी किसने? एसएन बनर्जी जी ने। ठीक है, जो कि पॉपुलर भी हुआ। बाद में हम देखते हैं कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिलहाल इसकी एजुकेशन इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो समझेंगे। पहला तो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को बढ़ावा देना। दूसरा स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन तैयार करना। जैसे नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आके जुटे। ठीक है, इस तरीके का पब्लिक ओपिनियन बनाना ऐसे मैटर्स पर। अरोज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो जगाना, यूनिटी लाना लोगों के अंदर। ठीक है, बाद में ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे जो इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, बाद में इंडियन एसोसिएशन जो है कांग्रेस का जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद कांग्रेस में ही ये मर्ज हो जाती है, क्योंकि सबको ये समझ में आता है कि हमें एक बड़ी पावर जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारी होनी चाहिए, यानी अपनी कंट्री की होनी चाहिए। और सबके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो एक जैसे ही थे, इसलिए इनके विचार मिलते हुए ये सभी जो थे बाद में मर्ज हो जाते हैं। तो उसी तरीके से कांग्रेस में ये मर्ज हो गया था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन रखी गई थी उनमें से एक ये भी थे। जिन लोगों ने फाउंडेशन रखी थी उनमें से एसएन बनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। ठीक है, एजिटेशन इन्होंने किसके अगेंस्ट लाया था वो हम लोग देखते हैं, या फिर कह सकते हैं एजिटेशन किसके अगेंस्ट इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, इसके लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये भी हो गया। एज ऑफ रिडक्शन ऑफ आईसीएस एग्जामिनेशन, जहाँ पर क्या था कि एज जो थी आईसीएस एग्जामिनेशन के लिए वो 21 से रिड्यूस करके 18 कर दी गई थी। इसके खिलाफ मूवमेंट चलाया गया था। चलिए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1848 टू 1925। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अर्ली नेशनलिस्ट में से ही एक थे, जिनका जन्म जो था वो एक बंगाली फैमिली में 1848 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल में। ये एक ग्रेट पैट्रियट थे, स्पीकर थे, जर्नलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, ऑर्गेनाइजर थे, पॉलिटिकल एजिटेटर थे। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इंडियन एसोसिएशन की। कब? 1876 में। 1876 में इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इंडियन एसोसिएशन की, याद रखिएगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जो इंडियन एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी गई तो इंडियन एसोसिएशन की के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एजुकेशन, ठीक है,
स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जो है इसको बनाना, अरोज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है ये जगाना, इसके अलावा यूनिटी, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। बाद में हम देखते हैं ये भी पॉपुलर हुआ, बाद में ये मर्ज हो गया कांग्रेस में 1886 में। ठीक है, कांग्रेस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस की फाउंडेशन में, ठीक है, जो नेशनलिस्ट थे उनमें से ही एक ये भी थे। ठीक है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा एस.एन. बनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एजिटेशन दिखाया था किसके अगेंस्ट, या मूवमेंट्स जो थे वो किसके अगेंस्ट शुरू किए थे, वो हम लोग बात करते हैं। लाइसेंस एक्ट, हम लोगों ने इसको समझा था, लाइसेंस एक्ट एंड आर्म्स वगैरह, ठीक है, आर्म एक्ट जो था, ठीक है, एंड आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हो गया, एज रिडक्शन ऑफ ICS एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने समझा था कि जहां पर क्या था, जो था वो कर दिया गया था 21 से 19, ठीक है, तो इसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट्स चलाए थे। इसके अलावा एस.एन. बनर्जी जो थे उन्होंने फार्मर्स की तरफ भी ध्यान दिया और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया, यानी कि प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जो जमींदार वगैरह थे उनके द्वारा फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। इसके अलावा इन्होंने अपोज किया मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1909। ध्यान रखिएगा, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कब आए थे, 1909 में ये किया गया था। मिंटो जो कि इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी थे, दूसरी तरफ मार्ले जो कि इंडिया के वायसराय थे। अब क्या था, इन दोनों के नाम पर ही इस रिफॉर्म का नाम रखा गया मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, 1909 में ये हुआ था। इसमें क्या था, जो मुस्लिम्स थे उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे वो बनाए गए कि उनका निर्वाचन क्षेत्र जो होगा वो अलग होगा। ऐसा किस लिए किया गया, ऐसा इसीलिए किया गया जैसे इनकी पॉलिसी थी फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसके तहत उन्होंने किया कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो है वो बट जाएंगे और हमारे अगेंस्ट एक बड़ी पावर जो है वो नहीं खड़ी हो पाएगी, इसलिए इन्होंने लाया था, तो इसका इन्होंने अपोज किया। इसके अलावा अपोज्ड ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल डिवीजन का भी इन्होंने अपोज किया। देखिए बंगाल की तरफ देखा जाए तो उधर क्या था कि ईस्टर्न बंगाल जो था वहां पर हम देखें तो बहुत ज्यादा मुस्लिम रहते थे, तो पॉलिसी फिर वही डिवाइड एंड रूल के तहत इन्होंने सोचा इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए और इस तरीके से इंडिया के दो पार्ट यहाँ पर इनकी तरफ से किए गए कि ये वाला जो पार्ट जो रहेगा ईस्टर्न बंगाल वो क्या रहेगा, वो रहेगा उधर मुस्लिम्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं तो वो मुस्लिम्स का रहेगा। इस तरीके से इन्होंने यहाँ डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड रूल की फिर वही है कि पावर जो है वो बटी हुई रहेगी, हमारे खिलाफ कोई बड़ी पावर जो है वो खड़ी नहीं होगी। इसका भी एस.एन. बनर्जी जो थे उन्होंने विरोध किया और ये विरोध जो था इतना ज़्यादा बढ़ा कि 1905 में, जिसे बंग भंग के नाम से जानते हैं, बंगाल का विभाजन, ठीक है, तो बंग को भंग कर दिया गया, इसके नाम पे पड़ा, तो बंग भंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बंगाल विभाजन जो था या डिवीजन जो था इसका लोगों ने अपोज किया, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। उसके बाद 1911 में वापस से इसको एक कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, फर्म ओपिनियन फॉर चीफ कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बड़ा कारण क्या था भाई, बड़ा कारण यही था ब्रिटिश थे, क्योंकि पूरी वेल्थ जो थी वो उनके पीछे ही खर्च हो रही थी, ठीक है, तो इसके लिए भी इन्होंने अपना ओपिनियन जो था वो दिया। अच्छा, इंग्लिश डिप्राइव द एजुकेटेड इंडियंस, इसको भी हम लोगों ने समझा कि भाई इंग्लिश जो है एजुकेटेड इंडियंस जो है उनको डिप्राइव कर रहे हैं, कहाँ से भाई, हायर पोस्ट जो है वो इंडियंस को नहीं मिलती थी। हायर पोस्ट किसको मिलती थी, वो इंग्लिशमैन जो होते थे उनको मिलती थी, ठीक है, तो इस तरीके से वो एजुकेटेड इंडियंस जो थे उनको डिप्राइव कर रहे थे। इसके अलावा इंग्लिश आर्मी पुट अ हैवी बर्डन, ये भी हम लोगों ने अभी समझा। इंग्लिश आर्मी जो है थी वो इंडियन रिसोर्सेज पे हैवी बर्डन थी, क्यों थी भाई, जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, हर एक तरीके की उनको फैसिलिटीज दी जा रही, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज थे उस पर वो हैवी बर्डन थे, इसका भी इन्होंने विरोध किया। सेल ऑफ फॉरेन गुड्स प्रूव्ड हार्मफुल, ठीक है, इन्होंने ये भी प्रूव किया कि सेल ऑफ फॉरेन गुड्स जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लोग फॉरेन गुड्स खरीदेंगे, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे चलेंगी भाई, उनकी चीज़ें जो है नहीं बिकेंगी, ठीक है, तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, जो कि बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है। इसीलिए उन्होंने उसका भी विरोध किया और फोर्स किया कि लोग जो है वो स्वदेशी की तरफ जाए, अपनी कंट्री की चीजें यूज करें, फॉरेन गुड्स जो है उनका क्या करें, बायकॉट करें।
चलिए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले 1866 टू 1915। गोपाल कृष्ण गोखले जिनका कंट्रीब्यूशन हम देखें इंडियन फ्रीडम में बहुत ज़्यादा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले जिनको पायनियर माना जाता था इंडियन फ्रीडम का। नेशनल मूवमेंट जो हमारे रहे देखा उसकी डेस्टिनी चेंज करने में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल मूवमेंट चेंज डेस्टिनी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा ये एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे एंड पैट्रियट ऑफ कोर थे। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें इनके जन्म की तो 1866 में इनका जन्म जो था वो महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। फेवर यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, इनका मानना था कि जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी एम थे उनको पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के फेवर में ये थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने के फेवर में ये थे। इसके अलावा बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसको इन्होंने अपोज किया। जैसे कि अगर हम बात करें इन्होंने क्रिटिसाइज किया एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, जो कि क्या था इंडियन रिसोर्सेज पे एक बहुत बड़ा बर्डन था, इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको क्रिटिसाइज किया। टैक्स ऑन कॉटन, इग्नोरिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको इग्नोर करना, इन सभी एक्सेट्रा इन सभी को इन्होंने अपोज किया। अपोज लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का इन्होंने विरोध किया। किस लिए? बंग भंग यानी कि बंगाल डिवीजन 1905 का जो बंगाल डिवीजन था उसके लिए इन्होंने विरोध किया लॉर्ड कर्जन का। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज थी उन पे जो कंट्रोल लगा दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो उसका इन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स। ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा उनका एफर्ट रहा, जिसका रिजल्ट क्या रहा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टोल टैक्स जो था वो रिड्यूस हुआ। टोल टैक्स काफी ज्यादा लिया जाता था, उसके बाद इनकी जो डिमांड थी, इनका जो एफर्ट था, उसके बाद उसको रिड्यूस किया गया। कई सारे जो इंडियंस थे वो अपॉइंट हुए हाई पोस्ट पर। जो अभी हम लोग देख रहे थे कि डिमांड थी कि जो इंडियंस हैं उनको हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए जो नहीं होते थे, तो इनके एफर्ट के बाद हम देखते हैं कि उनको अपॉइंट किया जाने लगा। ठीक है, फॉर हाई पोस्ट एंड मच अटेंशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो, उस पर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने की बात इन्होंने कही और फिर आगे उस पर ध्यान दिया जाने लगा। जैसे आज के टाइम में भी हम देखें जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, उसको फ्री रखा गया है। इसीलिए रखा गया है कि सभी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो स्टार्टिंग एजुकेशन जो है वो सबको मिल सके इसलिए। ठीक, तो इस पर इनका काफी प्रेशर था, काफी ध्यान देने की बात इन्होंने कही। इंपॉर्टेंट रोल इन द पैसेज ऑफ मिंटो मार्ले रिफॉर्म। ठीक है, मिंटो मार्ले रिफॉर्म के पैसेज में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। ग्रेट सिंपैथी फॉर दोज पीपल हु वर्कड हार्ड। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जो लोग करते हैं उनके लिए इनकी ग्रेट सिंपैथी थी। कौन से लोग? जो कि भारत के कह सकते हैं भारत के निर्माण में या भारत की हेल्प करने के लिए जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं उनकी इन्होंने तारीफ की, या फिर कह सकते हैं कि उनके लिए इनके अंदर सिंपैथी थी। ठीक है, इसके अलावा अदर जो लेबर्स वगैरह हैं भाई सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनके लिए भी इनके अंदर सिंपैथी थी। इम्प्रेस्ड अपॉन गवर्नमेंट टू रिड्यूस लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस करने के लिए भी इन्होंने गवर्नमेंट पे दबाव डाला। स्ट्रेस ऑन इनकरेजिंग इंडस्ट्रीज एंड अपॉइंटिंग इंडियन टू हाई पोस्ट। ठीक है, तो इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उनको इनकरेज करने का भी काम किया, साथ ही साथ अपॉइंट हों इंडियन जो हैं वो हाई पोस्ट पर, जो कि इनके एफर्ट के बाद अपॉइंट हुए भी, इस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला। चलिए बात करते हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए क्या एटीट्यूड था? देखिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश हुई तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो एज अ फ्रेंड थे। ठीक है, तो उस दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लगा भाई ये तो हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, ये हमारे लिए हेल्पर का काम करेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको ये लगा कि हमारे लिए सेफ्टी वॉल है जो कि काम करेगा पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक कड़ी के रूप में, हम दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। यानी कि पब्लिक के जो ओपिनियन होंगे, उनके जो सेंटिमेंट्स होंगे, उनकी जो फीलिंग्स होंगी, उनको ये हमारे तक पहुंचाएंगे। फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसमें सुधार करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो भाई ये फ्रेंडली रिलेशन जो था वो माना गया,
लेकिन फिर ये चीजें जो थी वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चली। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की जो डिमांड्स थी, पहले इनको लगा कि कांग्रेस जो है वो बस हमारे बीच में एक कड़ी का काम करेगा, बातों को सुलझाने का काम, कि भाई वो कभी उग्र ना हो, उनकी फीलिंग्स हमारे पास पहुंचाएंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस की तरफ से डिमांड्स जो थी वो बढ़ती गई। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो सिविल सर्विसेज है या फिर जो भी सर्विसेज हैं उसमें क्या है, इंडियन जो है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, पॉलिटिक्स जो है उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा हो। तो इस तरीके से जब डिमांड बढ़ने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई कि भाई हम तो सोचे थे ये हमारे फ्रेंड की तरह काम करेंगे, ये तो दिन पर दिन डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से वो क्या हुए, भड़क गए। और उन्होंने बोला है कि जो कांग्रेस की मीटिंग्स होती हैं उसमें कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन जो था उसने पब्लिकली जो कांग्रेस थी उसके लिए डिसलॉयल बाबूज, मतलब काफी सारे ऐसे वर्ड्स जो थे वो यूज किए, सेडिएट ब्राह्मण्स एंड वायलेंट विलन्स, इस तरीके की वर्ड्स जो थे वो पब्लिकली यूज करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो है इस तरीके की है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कांग्रेस भी नाराज होगी। तो ये सारी चीजें हुई। इसी में लॉर्ड एल्गिन जिन्होंने ये भी बोला कि भाई भारत पर हम लोगों ने कब्जा किया था तलवार के बल पे, स्वॉर्ड के बल पे, और उसी के बल पर हम इसको जीतेंगे भी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें क्या थी, वो लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल का यूज किया गया नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के लिए, जहां पर हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में ही फाइट करते रहें और एक बड़ी पावर जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़ी ना हो सके और वो आपस में ही फाइट करते रहें, ठीक है। तो इसलिए पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो थी ये अडॉप्ट की गई। सोड द सीड्स ऑफ कम्युनिज्म, हिंदू और मुस्लिम जो थे उनके बीच में कम्युनिज्म के सीड्स जो थे वो बोए गए। और इसके अलावा ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो पहुंचते थे मुस्लिम्स के पास, वहां पर जाके बाकायदा उनको भड़काते थे, हिंदूज के पास पहुंचते वहां उनको भड़काते थे, मुस्लिम लीडर्स जो थे उनको जाके कहते थे कि भाई कांग्रेस जो है उसको अपोज करें, कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट जो है वो करें, ये सारी चीजें करके भड़काने का काम ये लोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो थी वो जितना ही कांग्रेस को अपोज करने की, उसका विरोध कर रही थी, उतना ही कांग्रेस जो थी वो मजबूत हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, और साथ ही साथ उसकी रूट्स जो थी वो भी क्या हो रही थी, स्ट्रांग होती जा रही थी, ठीक है। तो जितना ही ये लोग क्या कर रहे थे, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस जो थी वो और पॉपुलर हो रही थी, क्योंकि जो देश के लोग थे वो उससे जुड़ते जा रहे थे। सबको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर काम जो है वो हमें आज़ादी दिलाने का हो रहा है, इसलिए लोग जुड़ते भी जा रहे थे और ये पॉपुलर और ज़्यादा होती गई। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ स्ट्रेंथन द कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एंड जो उनकी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस थी इन दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। देखिए होता है ना कि जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं वो और ज़्यादा करता है, तो यहाँ पर जितना ही सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, दबाने की कोशिश की जा रही थी, उतना ही हमारे नेशनलिस्ट जो थे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते जा रहे थे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट था वो इंडिया के फेवर में रहा, इंडिया के लिए गुड रहा। 1947 में जो ब्रिटिश थे वो इंडिया छोड़कर चले गए और इंडिया को आज़ादी मिली। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।